और अब खबर वॉरजोन से। 24 घंटे के अंदर नेतन्याहू का एक और बड़ा फैसला गलत साबित हुआ। इजराइल के दुश्मनों को निपटाने की जल्दी में नेतन्याहू ने कई फ्रंट खोल दिए हैं। हमास और हूती के बाद अब हिजबुल्लाह ने अचानक तेवर बदल लिए हैं। सवाल उठ रही है कि क्या जंग को खत्म करने के बजाय इजराइल अब युद्ध के दलदल में फंसता ही चला जा रहा है। من أراد أن ينزع هذا السلاح يعني أنه يريد أن ينزع الروح منا। जिसे लगा हिजबुल्लाह खत्म हो चुका है, उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए नईम कासिम ने अपने लड़ाकों का नया वीडियो जारी कर दिया है। इस वीडियो में नेतन्याहू को चैलेंज करके बताया गया है कि हिजबुल्लाह युद्ध के लिए फिर से तैयार है और वो अपने हथियार किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। 23 सेकंड के इस वीडियो को फिर से देखिए। हिजबुल्लाह अपनी फायर पावर दिखा रहा है। هذا السلاح روحنا وشرفنا وكرامتنا من أراد أن ينزع هذا السلاح يعني أنه يريد أن ينزع الروح منا عندها سيرى العالم بأسنا। अपना फोर्स लेवल बता रहा है। हिजबुल्लाह के लीडर नईम कासिम ने नेतन्याहू को चैलेंज कर दिया है। न हथियार डालेंगे, न समझौता करेंगे, अब सिर्फ युद्ध करेंगे और लेबनान को इजराइल से आजाद कराएंगे। हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू को ये 3 वार्निंग देकर इजराइल के सामने युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। السلاح الذي أعزنا لن نتخلى عنه والسلاح الذي يحمينا من عدونا لن نتخلى عنه لن نترك إسرائيل تسرح وتمرح في بلدنا وتقتل المقاومين وتصادر الجنوب। अचानक इजराइल के सामने 4 बड़े फ्रंट फिर से एक्टिव हो गए हैं। पहला फ्रंट गाजा, यहां 100% कब्जा नेतन्याहू का अटल इरादा है। दूसरा फ्रंट यमन, जहां से लगातार इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जा रही है। तीसरा फ्रंट ईरान की लीडरशिप ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम का अब कोई मतलब नहीं रहा। इजराइल से ईरान का तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और चौथा फ्रंट है लेबनान, जहां इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह हथियार डाल दे, लेकिन हिजबुल्लाह का इरादा युद्ध का है। वो जानता है कि दक्षिण लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन फेल साबित हुआ है और नईम कासिम ने लेबनान की सरकार को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। أخرجوا العدو من أرضنا وأوقفوا العدوان وأفرجوا عن الأسرى وابدأوا الإعمار، هذه خريطة الطريق، ثم بعد ذلك تعالوا إلى الاستراتيجية الدفاعية। लेकिन नेतन्याहू को डराने वाली बड़ी तस्वीर लेबनान या गाजा या फिर यमन से नहीं, बल्कि इजराइल के अंदर ही रिकॉर्ड की जा रही है। राजधानी तेल अवीव में ये मजमा देखिए। ये भीड़ देखिए। इस भीड़ के बीच नेतन्याहू को लेकर गुस्सा समझिए, क्योंकि इजराइल के अंदर अब गाजा प्लान को ऐसी टक्कर दी जा रही है जिसके सामने ईरान और अरब देशों का विरोध भी हल्का नजर आ रहा है। इस भीड़ की बहुत सीधी सी डिमांड है, जिसका समर्थन इजराइल के सेना अध्यक्ष ने भी किया है। डिमांड है कि हमास के साथ डील हो, युद्ध विराम हो और फिर युद्ध खत्म करके बंधकों को वापस लाया जाए। इसी डिमांड के साथ इजराइल में अब लाखों लोग रोजाना प्रदर्शन कर रहे हैं, हाईवे जाम कर रहे हैं। बंधकों की तस्वीर लेकर ये हजारों लोग युद्ध के पीछे का असली मकसद पूछ रहे हैं। יש הצעה לעסקה על השולחן שחמאס כבר אמר לה כן. האמריקאים רוצים שהחטופים יחזרו. הרמטכ"ל אומר שחייבים ללכת עכשיו לעסקה. העם, אתם, כל אחד מכם, כאן בכיכר, במהלך היום בצמתים, בכל מקום במספרים אדירים, כולם צועקים איתנו, כולם רוצים את החטופים बबाइत। नेतन्याहू अचानक कई फ्रंट खोलकर एक तरह से युद्ध वाले दलदल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मुमकिन है ये बात वो जानते हैं, लेकिन पश्चिम एशिया में तेजी से बदल रहे हालात बता रहे हैं कि नेतन्याहू एक ऐसे डेंजर जोन में जा रहे हैं जहां से निकलना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा।
ये युद्ध वाला दलदल 700 दिन का हो चुका है और इसमें नेतन्याहू उतरे जरूर, लेकिन बाहर निकलने की बजाय वो और अंदर धंसते जा रहे हैं। אנחנו באים עכשיו מישיבת קבינט, אז אני לא חושב שאני יכול להרחיב יותר מדי, אבל להגיד דבר אחד, זה התחיל בעזה וזה ייגמר בעזה. אנחנו לא נשאיר את המפלצות האלה שם, אנחנו נשחרר את כל חטופינו, אנחנו נדאג שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל. गाजा बॉर्डर पर टैंक पहुंच चुके हैं। इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियां तैनात हो चुकी हैं। आसमान में अपाचे हेलीकॉप्टर मिसाइल और गोलियां बरसाने के लिए तैयार हैं। गाजा में हमास का आखिरी बार दम घोटने के लिए नेतन्याहू का सबसे खतरनाक ऑपरेशन शुरू होने वाला है। दिन में युद्ध, रात में ऑपरेशन। नेतन्याहू ने गाजा की इंच इंच जमीन के नीचे हमास को ढूंढकर मारने की कसम खाई है। मरकावा टैंक से लेकर नेमर बख्तरबंद गाड़ी गाजा में उन इलाकों के आसपास मंडराने लगी हैं जहां हमास की लोकेशन और मूवमेंट बार बार ट्रैक की जा रही है। 100% गाजा पर कब्जा करने वाला नेतन्याहू का प्लान फूल प्रूफ बताया जा रहा है, लेकिन नेतन्याहू के दावे पर इजराइल में अब उन लोगों को यकीन नहीं जो बंधकों से जुड़े हुए हैं या फिर इससे पहले हमास की कैद से छूटकर वापस आ चुके हैं। I've been there. I know what they thinking now, what they feeling now, the fear for your life. Every single moment you go to sleep and you don't know if you wake up. इजराइल की सरकार और इजराइल की सेना के टकराव के बीच ये तस्वीरें भी हैं जो नेतन्याहू को परेशान कर रही हैं। इजराइल में लोगों ने हाईवे बंद करके प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अब रोजाना इजराइल में किसी न किसी हिस्से में पब्लिक का ऐसा गुस्सा देखने को मिल सकता है। ये लोग चाहते हैं कि नेतन्याहू युद्ध न करें, बल्कि उन 22 बंधकों को बचाने के लिए हमास से डील करें जो अब भी गाजा में बंधक बनाकर रखे गए हैं। इससे पहले जनरल जमीर भी कह चुके हैं कि गाजा पर 100% कब्जे वाला ऑपरेशन सेना को थका देगा और इन प्रदर्शनकारियों की भी डिमांड है कि युद्ध खत्म हो, बंधक सही सलामत घर लौटे। In the tunnels there's no light, no fresh air, a little bit of food and water, shower when they let you. You don't know when it was day or night. זה קורע את הלב. In captivity, it's not allowed to cry or to be weak. They tell you don't cry. And after that, after a few times, I was crying. I was realized I need to cry without sound. हमास को लेकर अपने युद्ध को नेतन्याहू उस अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं जहां इस संगठन का एक एक लड़ाका खत्म कर दिया जाए, लेकिन टैंक ऑपरेशन के साथ साथ हजारों टन की बमबारी के बावजूद नेतन्याहू इसमें कामयाब नहीं हुए हैं। हमास की लीडरशिप भले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन वो 700 दिन के युद्ध के बाद भी हमास का पूरी तरह नाश नहीं कर पाए हैं। लेकिन नेतन्याहू ने अब एक साथ कई फ्रंट पर लड़ने का फैसला कर लिया है और इसे ही इजराइल के सामने 4 बड़े फ्रंट वाला युद्ध कहा जा रहा है। इसमें गाजा फ्रंट भी है, ईरान का फ्रंट भी है, लेबनान में हिजबुल्लाह से नए युद्ध का खतरा भी है और यमन के साथ लॉन्ग रेंज वाली लड़ाई भी बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। गाजा पर 100% कब्जा नेतन्याहू के लिए बड़ा ख्वाब है, लेकिन ईरान की लीडरशिप की तरफ से आ रहा चैलेंज भी नेतन्याहू को जून की जंग याद दिला देता है। अब सवाल है कि क्या नेतन्याहू एक साथ इतने फ्रंट को मैनेज कर सकते हैं? इन सब में यमन का मोर्चा इजराइल के लिए सबसे मुश्किल साबित हो रहा है।
इजराइल ने युद्ध शुरू कर दिया है। इस धमाके में इजराइल ने अपनी नई फायर पावर दिखा दी है। यमन ने इजराइल का ऐसा हमला अब तक नहीं देखा था। राजधानी सना में इजराइल ने कई टारगेट्स पर बमबारी की है। ये वो इलाके हैं जहां राष्ट्रपति भवन भी है, पावर प्लांट भी है और तेल के डिपो भी हैं। हमला यमन पर हुआ है, लेकिन इजराइल ने मैसेज ईरान को दिया है। नेतन्याहू ने बता दिया है कि न यमन सुरक्षित है, न ईरान अपने को महफूज समझे। इस धमाके में इजराइल का ऑपरेशन तेहरान पार्ट 2 साफ साफ नजर आ रहा है। नेतन्याहू बताना चाहते हैं कि जो हाल वो यमन का कर रहे हैं, जो कयामत वो यमन पर बरसा रहे हैं, वही अंजाम फिर से ईरान का भी हो सकता है। यमन में हुए हमले में 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि करीब 100 लोग जख्मी हुए हैं। इस धमाके को फिर से देखिए और बहुत गौर से देखिए। इजराइल ने इसी तरह के धमाके लेबनान पर करके दिखाए थे, जब हिजबुल्लाह की लीडरशिप को पूरी तरह मिटा दिया गया। अब इसी तरह के धमाकों से इजराइल यमन को दहला रहा है और मैसेज ईरान को दे रहा है। इजराइल ने यमन पर 15 मिनट के अंदर 30 एयर स्ट्राइक की हैं, यानी हर 30 सेकंड पर इजराइल का एक बंकर बस्टर बम राजधानी सना पर गिरा है। ऐसा इजराइल ने करीब 2000 किलोमीटर दूर यमन पर किया है, यानी ये एक लॉन्ग रेंज मिशन रहा, जिसमें कई F-15 विमान शामिल हुए। सवाल है कि क्या यमन के बाद इजराइल अब ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है? ऐसा अटैक जो 13 जून को तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर हुआ था। מטרות אסטרטגיות בתימן, תקף את ארמון הנשיאות בלב הבירת סנה, את תחנת הכוח של העיר, מכלי הדלק שהם מספקים אותה. משטר הטרור החותי לומד בדרך הקשה שהוא ישלם ומשלם. लेकिन यमन पर हुए हमले के बाद एक बार फिर ईरान ने हूती विद्रोहियों के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने कहा कि यमन के बहादुर जो भी कह रहे हैं वो सही है और गाजा में तबाही मचाने के लिए इजराइल को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। قدر خاطر جمع بودن به اینکه این حمله اساس جمهوری اسلامی رو در کشور متزلزل خواهد کرد، خاطر جمع بودن که مردم رو در مقابل جمهوری اسلامی نگه می‌داره، اینقدر مطمئن بودن که یک روز بعد از شروع حمله اینا نشستند و यमन की राजधानी सना में हुए हमले के बाद का हाल देखिए। इजराइल ने उन जगहों पर हमला किया जहां पर फ्यूल रखा हुआ था। ये यमन की ताकत को कमजोर करने की कोशिश है। अब सवाल है कि इस हमले को इजराइल ने कैसे अंजाम दिया, कैसे तैयारी की गई। अब उसकी तस्वीरें देखिए, क्योंकि इसी वीडियो में ईरान के लिए बहुत बड़ी वार्निंग छुपी हुई है। ये इजराइल का F-15 फाइटर जेट है जो उसे अमेरिका से मिला है। इस फाइटर जेट में लगा हुआ बम देखिए। इजराइल को ये विमान भी अमेरिका से मिला और इसमें लगा बम भी अमेरिका ने दिया। अब यही बम इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर गिराया है। Whoever plans to attack us, we attack them. I believe the entire region is learning about the strength and determination of the state of Israel. क्या ईरान में अब ऐसे धमाके होने वाले हैं जैसे यमन में हुए हैं? वैसे ईरान पर हमले के लिए नेतन्याहू को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार देने की मांग की जा चुकी है। अब इजराइल इस धमाके से 10 गुना ताकत वाला ब्लास्ट करना चाहता है। ऐसा सिग्नल अमेरिका से मिल चुका है। यमन का हमला देखकर साफ लग रहा है कि इजराइल की एयरफोर्स फिर से सुपर एक्टिव मोड में है। इजराइल के एयरबेस पर लगातार काम चल रहा है। यह है अमेरिका से सप्लाई किया गया MK-84 बंकर बस्टर बम। इसी बम से इजराइल ने अब तक गाजा के कोने कोने को मिट्टी में मिलाया है और ईरान पर भी ऐसे ही बमों से हमले किए गए हैं और अब यमन पर यही बम गिराया जा रहा है। 2000 पाउंड या फिर 900 किलो के इस बम की ताकत क्या है, आप धमाकों को देखकर समझ सकते हैं। जब ये बम गिरता है तो ऐसा धमाका होता है जो पूरी बिल्डिंग को गिरा देता है।
यमन पर हुई बमबारी देखकर इजराइल की युद्ध वाली नियत पर सवाल उठ रहे हैं। क्या ईरान को लेकर इजराइल बड़ा फैसला कर सकता है या फिर नेतन्याहू के ऑर्डर पर फैसला हो भी चुका है? अगले 24 घंटे ईरान और इजराइल के बीच तनाव को लेकर बहुत गंभीर होने जा रहे हैं। ईरान और इजराइल दोनों इसकी बार बार गारंटी दे रहे हैं। אנחנו ממשיכים בהטלת מצור אווירי וימי ופוגעים במטרות תשתית שמשמשות לקידום